नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज, 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी सबसे पहले आज दिल्ली के भाई बहनों को सावधान करना चाहता हूं। देश के भाई बहनों को सावधान इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि दिल्ली में एक बड़े आतंकी को, एक आतंकी हमले को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नाकाम कर दिया है। महीने भर के अंदर दिल्ली में 2 बड़े आईईडी बम धमाके होने थे, जिसको साफ इशारा कर रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली पर आतंकियों की नापाक नजर है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर आतंकी दिल्ली को दहलाने में जुटे हैं। दिल्ली को सावधान करने वाली खबर मैं सबसे पहले आपको दिखा रहा हूं, इसलिए सावधान करने वाली खबर लेकर आया हूं। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में 13 साल बाद फैसला आया है। 38 लोगों को फांसी का ऐतिहासिक फैसला कोर्ट ने दिया है। इस केस की हर बारीकी के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। वहीं तीसरे चरण के चुनाव प्रचार थम गया है। उत्तर प्रदेश के यादव लैंड को लेकर सियासी खींचतान 2 दिनों में काफी ज्यादा चरम पर है और 20 फरवरी को यादव लैंड पर दावेदारी पर जनता मोहर लगाएगी। यादव लैंड में क्या तैयारी है, मैं यह भी आपको दिखाऊंगा। वहीं पंजाब चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आतंकी कनेक्शन वाला मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसकी काट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का स्वीट आतंकी वाला सियासी दांव, यह भी मैं आपको समझाऊंगा। राजधानी दिल्ली की आवाज को मैं देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। देश के कोने कोने की आवाज को मैं दिल्ली तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज मैं हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। देश की राजधानी दिल्ली पर आतंकी खतरा टल गया है। दिल्ली के सीमापुरी में आईईडी बम की सूचना वक्त से पहले दिल्ली पुलिस के हाथों लग गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस पूरे मामले में बहुत तेजी से साथ काम किया। आईईडी बम को बरामद करके उसे डिफ्यूज भी कर दिया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों को सावधान भी करना चाहता हूं। जिस तरीके से इस साल जनवरी में गाजीपुर मंडी के पास बम मिला, उसी आईईडी की पड़ताल में स्पेशल सेल को सीमापुरी में बम होने का लीड मिला। मतलब साफ है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं की मंशा देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की है। महीने भर बाद 2 आईईडी बम मिलना बड़े आतंकी खतरे को चेतावनी देता है। मैं देश के लोगों को आतंकियों के स्लीपर सेल से भी सावधान करने यहां चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली में आतंकियों की पड़ताल में स्लीपर सेल के शामिल होने की बात सामने आई है। स्पेशल सेल से जुड़े आतंकी हमारे और आपके बीच हैं, आम लोग की तरह ही रह रहे होते हैं। इन्हें पकड़ना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। हमारी और आपकी सतर्कता, जागरूकता दहशतगर्दों के स्लीपर सेल से निपटने का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपके आसपास भी कोई संदिग्ध शख्स दिखाई दे, उसको पुलिस को जरूर बताएं। फिर बच गई देश की राजधानी दिल्ली। बम धमाकों से बच गई राजधानी दिल्ली।
जख्मी होने से बच गई राजधानी दिल्ली। 1 महीने के अंतराल में दूसरी बार मिले खतरनाक बम। अलर्ट, दिल्ली पुलिस ने बचा ली दिल्ली। दिल्ली को दहलाने की आतंकी कोशिश को किया नाकाम। आतंकी स्लीपर सेल के खतरनाक प्लान को फिर किया नाकाम। राजधानी दिल्ली के पुराने सीमापुरी इलाके में वीरवार देर शाम एक बैग में आईडी बम मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाला। पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया गया। इलाके की घेराबंदी कर आसपास में रहने वाले लोगों को अपने घरों से दूर जाने को कहा गया। फिर पुलिस की स्पेशल टीम ने अंदर जाकर थैले में रखे बम को दिलशाद गार्डन के एक पार्क में ले जाकर डिफ्यूज किया। बम की क्षमता बहुत ज्यादा बताई जा रही है। जाहिर है अगर धमाका किसी पब्लिक प्लेस में या फिर सीमापुरी के इसी घर में हुआ होता, इसकी चपेट में आने से कई लोगों की जान जा सकती थी। बहुत बड़ा एरिया इसके प्रभाव में आता, जान माल का काफी नुकसान होता। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के अनुसार आईईडी बम का वजन 3 किलो था। आईईडी में कीलें, डेटोनेटर, टाइमर, चुंबक के छोटे छोटे टुकड़े और अमोनियम नाइट्रेट भी मिला है। इस आईईडी में मिलिट्री ग्रेड का आरडीएक्स मिला हुआ था। इस तरह की आईईडी को बिना सरकार की अनुमति के उपयोग में नहीं लाया जा सकता। पुलिस को संदेह है कि इस तरीके के आईईडी सीमा पार से पंजाब और कश्मीर के रास्ते भारत लाए गए हैं। ऐसे आईईडी को आतंकियों के द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर ब्लास्ट के लिए उपयोग में लाया जाता है। इतने शक्तिशाली बम के मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। पूरी दिल्ली में डर का माहौल है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सामान्य से देखने वाले लड़के इस तरह की आतंकी साजिश का हिस्सा भी हो सकते हैं। ये बात उन्हें ज्यादा परेशान कर रही है। सीमापुरी के इस मकान में 3 से 4 मुस्लिम लड़के पिछले 10-12 दिनों से ही रह रहे थे। शायद पुलिस के आने की भनक उन्हें लग गई थी, इसीलिए वे पहले ही फरार हो गए थे। आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि उन 3-4 लड़कों को देखकर कभी कुछ खतरनाक सा नहीं लगा। कोई घटना का पता नहीं लगा। जब शाम दोपहर के टाइम जब क्राइम ब्रांच वाले आए, स्पेशल सेल वाले आए, जब पता लगा कि भाई इसके अंदर कोई ऐसी सूचना हमें प्राप्त हुई है, तो बगल वाली गलियां और ये आसपास के जो सनसनी फैल गई, तो फिर उन्होंने मकान वगैरह खाली कराया। उसके बाद फिर हम लोगों को बताया कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा कुछ संदिग्ध मामला है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की सतर्कता की मिसाल देखने को मिली। जनवरी में दिल्ली की गाजीपुर मंडी के पास मिले आईईडी का लिंक तलाशते हुए ही स्पेशल सेल को सीमापुरी के इस मकान में आईईडी होने की सूचना मिली, जिसके बाद ही इस सारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आतंकियों के खतरनाक इरादे को नाकाम किया गया। दिल्ली को दहलाने की कोशिश को एक बार फिर नाकाम किया गया। दिल्ली को जख्मी करने की आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। जांच जारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम आतंकियों की तलाश में लग गई है। उन 3-4 संदिग्ध लड़कों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जांच टीम छानबीन कर रही है। इन 3 से 4 लड़कों का लोकल मददगार कौन है, मकान के मालिक और जिस प्रॉपर्टी डीलर के जरिए बिना वेरिफिकेशन के मकान किराए पर दिया गया, उन्हें गिरफ्त में लेकर स्पेशल सेल की टीम पूछताछ कर रही है। 17 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड से पहले गाजीपुर में आईडी रिकवर हुआ था। उसके बाद उसके इन्वेस्टिगेशन के दरमियान कुछ इंटेलिजेंस और कुछ इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस आए थे, जिसमें पता चला था कि इसी तरह की आईडी सीमापुरी विस्तार में किसी कमरे में है। उसी को डेवलप करते हुए कल वहाँ पे उसको रिकवर किया गया है और न्यूट्रलाइज किया गया है। हमारे जो स्पेशल सेल है और अधिकारी हैं और उनके साथ जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो काफ़ी मुस्तैद है, और कोई भी इस तरह की हरकत होती है तो खबर मिलती है। सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ भी हमारा तालमेल अच्छा है।
तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी इस तरह की हरकत दिल्ली में नहीं हो। महज एक ही महीना बीता होगा, दूसरी बार देश की राजधानी में इतने शक्तिशाली आईईडी बम का मिलना साफ संकेत देता है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका दिल्ली को दहलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। रिपब्लिक डे के पहले भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकियों के खतरनाक इरादे को नाकाम किया था। 14 जनवरी को गाजीपुर सब्जी मंडी के गेट नंबर 1 के बाहर एक लावारिस बैग मिला था। पुलिस की टीम को बैग में कुछ संदिग्ध लगा। इसके बाद इस संदिग्ध बैग की जानकारी आला अधिकारियों को और एनएसजी को दी गई। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। जांच पड़ताल में बैग में आईईडी होने की जानकारी मिली, जिसके बाद जेसीबी के जरिए एक बड़ा गड्ढा खोदा गया और फिर बम को निष्क्रिय कर दिया गया। गाजीपुर की फूल मंडी के पास मिले आईईडी के पीछे आतंकी लिंक होने की बात सामने आ चुकी है। दिल्ली को दहलाने की खतरनाक साजिश के पीछे का टेरर लिंक सामने आ चुका है। इस मामले में आतंकी संगठन मुजाहिदीन गजवत हिंद ने गाजीपुर में बम प्लांट करने का जिम्मा लिया है। एमजीएच बकायदा टेलीग्राम पर इस साजिश की जिम्मेदारी ले चुका है। आतंकी संगठन एमजीएच ने अपने लेटर में कहा है कि मुजाहिदीन गजवत हिंद के आतंकियों ने ही 14 जनवरी को धमाके के लिए दिल्ली के गाजीपुर में आईईडी प्लांट किया था, जो किसी तकनीकी वजह से वक्त पर नहीं फटा। आतंकी संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे हमले की कोशिश फिर होगी और अगली बार तकनीकी खराबी नहीं होगी। आतंकियों की ऐसी धमकी के बाद फिर गुरुवार को दिल्ली के सीमापुरी इलाके में आईईडी बम का मिलना आतंकियों के खतरनाक इरादे को दिखाता है। सीमापुरी में मिले आईईडी बम के तार गाजीपुर मामले से जोड़कर पुलिस की पड़ताल जारी है, लेकिन सतर्कता तो हर दिल्ली वाले को बरतनी होगी। पुलिस भी मानती है कि ऐसा बिना लोकल सपोर्ट के नहीं हो सकता। ऐसे आतंकी तैयारियों में स्लीपर सेल की भूमिका बहुत खास होती है। स्लीपर सेल यानी आतंकियों का वो दस्ता जो आम लोगों के बीच रहता है और अपने आकाओं के आदेश आने के बाद हरकत में आ जाते हैं। स्लीपर सेल में शामिल आतंकियों को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, बड़ी चुनौती भरा काम होता है, क्योंकि स्लीपर सेल से जुड़े लोग हमारे आपके बीच बिल्कुल आम आदमी की तरह सामान्य जीवन जी रहे होते हैं। इस संभावना से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे आतंकी स्लीपर सेल के लोग आपके आसपास रह रहे हों, किसी स्टूडेंट या जॉब वर्कर के रूप में, मजदूर या रेडी पटरी लगाने वाले के रूप में, किसी मॉल दुकान में नौकरी करने वाले या फिर कोई बिजनेस करने वाले, ये किसी भी रूप में हो सकते हैं। इन्हें पकड़ना जांच एजेंसियों के लिए मुश्किल जरूर है, लेकिन हमारी आपकी सतर्कता देश को बड़े खतरे से बचा सकती है, राष्ट्र को खतरनाक आतंकी हमले से बचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। क्यों भाई, ये मॉडल कौन है? अहमदाबाद ब्लास्ट पीड़ितों को आज इंसाफ मिल गया। 13 साल से इंसाफ की आस लगाए बैठे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कोर्ट ने 38 दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान किया। अहमदाबाद धमाके मामले में मैं आपको यह बताना चाहता हूं, करीब 13 साल पहले गुजरात के अहमदाबाद में एक के बाद एक 21 ब्लास्ट हुए थे। मेरा पूरा देश खौफ के साए में था। सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पैर फूल गए थे और आज जब फैसला आया, लोगों में खुशी थी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कोर्ट के इतिहास में पहली बार है जब किसी एक मामले में एक साथ इतने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है।
अहमदाबाद जुलाई 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में स्पेशल कोर्ट ने दोषियों को सजा सुना दी। अदालत ने 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई, जबकि 11 दोषियों को आखिरी सांस तक यानी ताउम्र कैद में रहने की सजा दी। इतिहास में यह पहली बार है जब एक साथ 38 दोषियों को फांसी की सजा दी गई। दोषियों को सजा सुनाने के अलावा कोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश भी दिया। अहमदाबाद धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों को 1 लाख रुपए का मुआवजा, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 50,000 और मामूली रूप से घायलों को 25,000 रुपए की मदद का आदेश दिया है। बता दें, 13 साल तक चली सुनवाई के बाद 8 फरवरी को स्पेशल कोर्ट ने 49 आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि 28 आरोपियों को बरी कर दिया। आज टोटल 38 एक्यूज को ऑनरेबल डेजिग्नेटेड जज फॉर बम ब्लास्ट केसेस, उन्होंने 38 एक्यूज को आज हैंगिंग किया है और 11 एक्यूज को लाइफ टाइम की सजा दी है। साल 2008 में अहमदाबाद में क्या हुआ था, अब जरा ये भी बता दें। 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट के अंदर अहमदाबाद में 21 बम धमाके हुए थे। धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक घायल हुए थे। धमाकों ने अहमदाबाद समेत पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। पुलिस का दावा था कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े लोगों ने साल 2002 में गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए हमलों को अंजाम दिया था। अहमदाबाद में सिलसिलेवार धमाकों के कुछ दिन बाद पुलिस ने सूरत के विभिन्न इलाकों से कई बम बरामद किए थे। इसके बाद अहमदाबाद में 20 और सूरत में 15 एफआईआर दर्ज की गई थी। दिसंबर 2009 में 78 आरोपियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत हुई। इनमें से एक आरोपी बाद में सरकारी गवाह बन गया था। आइए अब इस ब्लास्ट की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। 2008 में आईएम के 12 आतंकी दिल्ली से अहमदाबाद गए। 22 जुलाई को पहले 3 आतंकी अहमदाबाद गए। फिर 25 जुलाई को 9 आतंकी अहमदाबाद पहुंचे। सभी 12 आतंकियों ने 26 जुलाई को बम प्लांट किया। 26 जुलाई की शाम ट्रेन पकड़कर वापस दिल्ली आ गए। 26 जुलाई को 70 मिनट के अंदर सिलसिलेवार 21 ब्लास्ट हुए। आतंकियों ने टिफिन में बम रखकर साइकिल पर प्लांट किया। अहमदाबाद धमाके में आईएम और सिमी से जुड़े आतंकी शामिल थे। इस मामले में अदालत ने सभी 35 एफआईआर को मर्ज करने के बाद मुकदमा चलाया, क्योंकि पुलिस जांच में दावा किया गया था कि वे एक ही साजिश का हिस्सा थे। इस मामले के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी आतंकियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए। गुजरात के डीजीपी के नेतृत्व में बेहतरीन अफसरों की टीम बनाई गई, जिसने पूरे मामले की तह तक जाकर पड़ताल की और दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार थम गया है। पंजाब में भी चुनावी शोर थम गया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। दोनों ही पार्टियां सत्ता वापसी के लिए लगातार जोर लगा रही हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का यह तीसरा चरण समाजवादी पार्टी के खेमे के लिए काफी ज्यादा अहम है। इस चरण में यादव लैंड में वोटिंग होनी है। साल 2017 में अखिलेश यादव पिछड़ गए थे। इस बार की लड़ाई में अखिलेश कोई दांव नहीं छोड़ रहे हैं। वो साल 2012 दोहराने की जुगत में हैं। बीजेपी अखिलेश यादव को उन्हीं के गढ़ में पटखनी देने में लगी हुई है और तीसरे चरण के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 20 फरवरी को एक ही चरण में पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। आज पंजाब की सियासी फाइट का क्लाइमैक्स देखने को मिला है। हर पार्टी ने अपना पूरा दम लगा रखा है और एक दूसरे को आईना दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे।
देश में चुनावी माहौल छाया हुआ है। सियासी दलों के बीच शह मात का खेल चालू है। सत्ता बचाने की लड़ाई में जुटी पार्टियां हर दांव आजमाने के लिए तैयार हैं। यूपी के सियासी रिंग में तीसरे चरण की लड़ाई होनी है। पंजाब में भी आरोप प्रत्यारोप के जरिए खुद को बेहतर साबित करने की होड़ लगी हुई है। यूपी में तीसरे चरण और पंजाब में एक ही चरण में होने वाले चुनाव का प्रचार प्रसार थम गया है। अब सीधे 20 फरवरी को जनता प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद करेगी। हालांकि वोटिंग से पहले तमाम राजनीतिक पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाने में लगी रही। क्या बीजेपी, क्या समाजवादी पार्टी, क्या कांग्रेस और क्या आम आदमी पार्टी, हर कोई चुनाव मैदान में ताबड़तोड़ प्रचार कर अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुटे रहे। हमने 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान बनोबल के कार्रवाई की है। और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि किसानों की 2022 तक आय 2 गुनी हो जाएगी। बताएं हमारे किसान भाई, आय किसी की 2 गुनी हो गई हो? और जो सरकारी खरीद में जो कीमत मिलनी चाहिए थी आपकी फसल को, एमएसपी, ये सरकार एमएसपी भी नहीं दिलवा पाई। धान की लूट हो गई और कमाई आधी कर दी। महंगाई इतनी बड़ी है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। बताओ डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 59 सीटों वाला तीसरा चरण हर पार्टी के लिए जरूरी है। जहां बीजेपी पिछली बार के प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहती है, तो समाजवादी पार्टी 2012 के नतीजों को अपने पक्ष में लाना चाहती है। यानी तीसरे चरण की चुनौती बड़ी है, क्योंकि पहले दोनों चरणों के मुकाबले ये चुनाव ज्यादा जिलों में है। तीसरे चरणों में यूपी के 3 हिस्सों में चुनाव है। यूपी में तीसरे चरण की लड़ाई। अवध, पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड रीजन में चुनाव। पश्चिमी यूपी के 5 जिलों की 19 विधानसभा सीटों पर चुनाव। फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस में मतदान। अवध रीजन में 6 जिलों की 27 विधानसभा सीटों पर चुनाव। कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा में वोटिंग। बुंदेलखंड रीजन में 5 जिलों की 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव। झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा जिले में मतदान। खास बात यह है कि यूपी के तीसरे चरण में जिन 16 जिलों में चुनाव होना है, उनमें से 9 जिले यादव बहुल्य आबादी वाले हैं। 2017 में 28 यादव बहुल्य सीटों के बावजूद एसपी सिर्फ 6 सीटें जीत पाई थी। सत्ता में रहते हुए यह समाजवादी पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन था। यही वजह है कि यादव बहुल्य जिले को साधने के लिए बीजेपी ब्रिगेड परिवारवाद पर निशाना साध रही है। पंजाब की बातें करें तो वहां 20 फरवरी को एक ही चरण में 117 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहां पटियाला में कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए प्रचार किया, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया ने मोर्चा संभाला और अमृतसर में बाइक रैली निकाली। यही नहीं, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू चरणजीत सिंह चन्नी के साथ हाथ में हाथ डालकर प्रचार करते दिखे। पंजाब का एक स्टालवर, पंजाब के बड़ी पर्सनालिटी जिसने की हुकूमत भी चलाई है, पूरी ऑनेस्टी के साथ चलाई है। कोई माकाला कांग्रेस के ऊपर करप्शन का चार्ज लगा सकता है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं लगा सकता। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही लोगों को सेलेक्ट करती है।
मुझ पर बैठाती है। यूपी में जैसे एक एक चरण खत्म हो रहे हैं, प्रदेश की लड़ाई और दिलचस्प होती जा रही है। सियासतदान किसी भी तरह अपने वोटरों को लुभाने में लगे हैं, तो पंजाब में भी सत्ताधारी कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल मतदाताओं को आकर्षित करने में लगे हैं। हर पार्टी चुनावी बिसात बिछाने में लगी है। हालांकि इस रण में किसकी जय होगी और किसकी मात, ये तो 10 मार्च को नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की वोटिंग 20 फरवरी को होनी है। 16 जिलों की कुल 59 विधानसभा सीटों को रविवार को वोट डाले जाएंगे। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि पिछले चुनाव में तीसरे चरण के 16 जिलों के नतीजे क्या रहे थे। सबसे पहले आप देखिए, हाथरस जिले की मैं बात करता हूं, जो इस बार चुनाव में विपक्ष के सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। हाथरस जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटों पर कमल खिला था और तस्वीर आपके सामने है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली थी। हालांकि इस बार बीएसपी के टिकट पर साल 2017 में सदाबाद से जीते विधायक रामवीर उपाध्याय हैं और अब वो बीजेपी में हैं और सदाबाद विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ रहे हैं। ये तस्वीरें हाथरस की मैं आपको दिखा रहा हूं। 2 सीटों पर बीजेपी ने और 1 सीट पर बीएसपी ने जीत दर्ज थी। इसके अलावा आप देखिए, साल 2017 में फिरोजाबाद का अगर मैं जिक्र करूं तो फिरोजाबाद में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने जीती थी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। हाथरस जैसा समीकरण फिरोजाबाद में भी है और पिछले चुनाव में सिरसागंज से समाजवादी पार्टी ने जीतने वाले विधायक हरिओम यादव अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और सिरसागंज से चुनाव भी लड़ रहे हैं। एटा जिले में सभी 4 विधानसभा सीटों पर कमल खिला है, यानी विपक्ष का एटा जिले में खाता भी नहीं खुला था। एटा से सटे मैं कासगंज की बात करना चाहूंगा। कासगंज में भी यही नतीजे थे। 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी और तीनों की सीटों पर जीत की थी। इसके अलावा अगर मैं मैनपुरी का जिक्र मैं करना चाहूं तो मैनपुरी में बीजेपी ने खाता भी खोलने में कामयाब हो गई थी, यानी बीजेपी की 1 सीट पर जीत मिली थी। और इसके अलावा जो सीटें मैं आपको दिखा रहा हूं, समाजवादी पार्टी को 3 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। यह आंकड़ा है। इसके अलावा मैनपुर की अगर मैं बात करूं तो खूब साइकिल चली थी, लेकिन समाजवादी पार्टी को यहां पर झटका लगा था। यह मैनपुरी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। 3 सीट पर साइकिल ने जीत दर्ज की थी और 1 सीट पर बीजेपी का कब्जा था। इटावा की अगर मैं बात करूं तो 3 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 1 सीट पर यहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। करहल सीट भी मैनपुरी जिले में आती है, जहां से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा औरैया की मैं बात करूं तो बीजेपी ने भी यहां पर 3 सीटें जीती थी। कानपुर जिले में भी लगभग 10 सीटें हैं, जिनमें से 7 सीटें बीजेपी ने जीती, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस का हाथ था। कानपुर देहात की मैं बात करूं तो कानपुर देहात में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। चारों की चारों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा उरई की अगर मैं बात करूं तो उरई की तस्वीरें भी देखिए। 3 सीटें थी और 3 की 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। झांसी भी 4 सीटें थी और 4 की 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी। हालांकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। ललितपुर की 2 सीटें भी बीजेपी ने जीती थी और बाकी पार्टियों का खाता भी नहीं खुला था। हमीरपुर का भी कमोबेश यही हाल था। सुपड़ा, साफ, इन 3-4 जिलों में, महोबा में भी कमोबेश यही हाल था। बीजेपी ने दोनों सीटें जीत ली थी। कन्नौज में 3 विधानसभा सीटें थी, 2 पर बीजेपी ने कब्जा किया था, 1 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा था। इसके अलावा फर्रुखाबाद का मैं जिक्र करूंगा तो 4 विधानसभा सीटें थी, चारों की चारों सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण की जो वोटिंग हो रही है उसमें बीजेपी का जबरदस्त फायदा रहा है। और इक्का दुक्का सीट को अगर मैं छोड़ दूं
तो सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को रहा है। लेकिन इस चुनाव में बड़ी कांटे की टक्कर देखी जा रही है। वही पंजाब चुनाव के ठीक पहले आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आ गई है। अरविंद केजरीवाल के पुराने सहयोगी कुमार विश्वास ने अपने दोस्त पर खालिस्तानी वाला टैग चस्पा कर दिया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, बैकफुट पर आए केजरीवाल अब अपना बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने आप को स्वीट आतंकी बता रहे हैं, अपने आप को भगत सिंह का चेला भी वो बता रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पंजाब में 20 तारीख को वोटिंग होनी है। उससे पहले कुमार विश्वास ने विपक्ष को खाद पानी दे दिया। केजरीवाल चाहे जितना अपने आप को पाक-साफ बताए, अब उन पर कुमार विश्वास का संकट गहराता नजर आ रहा है। जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन हैं, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में। और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। पंजाब में चुनाव से पहले कुमार विश्वास के इसी बयान पर सियासत की नई बिसात बिछ गई और एक एक करके सभी राजनीतिक दल इस सियासी गहमागहमी में कूद पड़े। कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल एक साथ केजरीवाल पर टूट पड़े हैं। कुमार विश्वास की जुबानी वो पूरी कहानी सुनिए जिसमें केजरीवाल ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का फॉर्मूला बताया है। आम आदमी पार्टी, जिसे माना जा रहा है कि वो पंजाब चुनाव में बढ़त हासिल कर रही है, उसने कुमार विश्वास के बयान की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। केजरीवाल ने कहा कि उनके खिलाफ सब विरोधी इकट्ठे हो गए हैं। एक कवि ने खड़े होकर कविता सुनाई और सब उसके पीछे हो गए। देश में कॉमेडी चल रही है। फिर एक दिन एक कवि ने खड़े होकर कविता सुनाई और उस कविता में उसने कहा कि 7 साल पहले केजरीवाल ने मेरे को कहा था कि देश के 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े का पीएम तू बन जाइए और एक टुकड़े का पीएम मैं बन जाऊंगा। और उसके बाद राहुल गांधी ने ये बात कही। प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की स्पीच देखी, तब प्रधानमंत्री जी को समझ में आया कि इतना बड़ा आतंकवादी इस देश के अंदर पनप रहा है। ये तो शुक्र हो उस कवि का जो उसने इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, नहीं तो इनकी सारी एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी। उससे अचानक किसी इंटरव्यू में एक वाक्य निकला तो उसमें इतनी परेशानी क्यों? वो आए ना, वो बात करें यहां पर आकर। तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा। मैं तो ये पूछना चाहता हूं भाई, आपको तो किसी ने टेररिस्ट नहीं कहा, पर हां आप मुझे ये बताइए, देश को बताइए कि क्या पिछले चुनाव में आपके घर पर टेररिस्ट एसोसिएशन से सिंपैथी रखने वाले लोग, बात कराने वाले लोग आते थे या नहीं थे? मुझे वो कह रहे हैं कि कवि है, हास्य कवि है। अरे भैया, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, कॉलेज में पढ़ाया है 17 साल। तुम तो एक ऐसे हास्य कलाकार को लिए घूम रहे हो जिसपे 10वीं 12वीं भी 3 बार में हुई है। तो तुम तो कल वो कोई गड़बड़ कर देगा तो तुम तो कह दोगे वो तो हास्य व्यंग के आदमी है, वो तो हास्य कलाकार है, मैं क्या करूं। खुद को खालिस्तानी समर्थक होने पर भी केजरीवाल ने विरोधियों पर पलटवार किया। केजरीवाल ने कहा कि मैं ऐसा स्वीट आतंकी हूं जो अस्पताल बनवाता हूं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजता हूं। मैं स्वीट आतंकी हूं, शहीद आजम का चेला हूं। केजरीवाल यही नहीं रुके। केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब चुनाव में आपकी चुनौती को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी ने हाथ मिला लिया है। उन्होंने आशंका जताई कि 1-2 दिन में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो सकती है। शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। 2017 में मोगा में जिनके घर जाकर रहे वो खालिस्तानी समर्थक भी थे। वहां क्या प्लान बनते थे, शायद वो भी इनको बाहर बताने चाहिए कि क्या क्या प्लान बनाते थे। और ये जो पार्टी का नाम है ना, AAP, इसी में इसकी असलियत, इसी में इसका मतलब छिपा हुआ है। AAP मतलब अरविंद एंटी पंजाब।
आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर रहे कुमार विश्वास पर केजरीवाल से पहले पंजाब आप के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने प्रोपेगेंडा करने का आरोप लगाया, जिसके बाद कुमार विश्वास ने कहा कि मेरा मुकाबला चिंटू से नहीं, चिंटू के आका से है। तो लोग फेक वीडियो जारी करके ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है। मैं पूछना चाहता हूं उस शख्स से, उस कुमार विश्वास से, उन सारे लोगों से कि वो 2017 से लेकर आज तक चुप क्यों थे? अगर ऐसी कोई बात थी तो आपको चुनाव से 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे पहले इन सारी चीजों की याद आई? अगर ऐसी कोई षड्यंत्र था, ऐसी कोई बात थी, तो चुनाव से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आप ये बातें करते हैं। कितना झूठ, कितना प्रोपेगेंडा। मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई ऐसी बात थी, फर्ज करिए, तो आपने सुरक्षा एजेंसीज को क्यों नहीं बताया कि कोई शख्स है जिसके मंसूबे ऐसे हैं? आपने इंटरनल सिक्योरिटी एपरेटस जो भारत सरकार का है उसे क्यों नहीं इत्तला किया, उसे क्यों नहीं सूचना दी? क्या आप भी इसमें शामिल थे? विश्वास के केजरीवाल पर चौंकाने वाले आरोपों के बाद बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर टूट पड़े। राहुल ने केजरीवाल से हाँ या ना में जवाब मांगा तो पीएम मोदी ने केजरीवाल की सत्ता के लिए भूख को देश की अखंडता के लिए खतरा बताया। आपने सुना होगा, कल इनके एक पुराने विश्वस्त साथी जो पिछले बार जो यहाँ के पंजाब के चुनाव के उनकी तरफ से इंचार्ज थे और उनके खासम खास दोस्त थे, अन्ना हजारे के साथ ये आंदोलन में झंडा लेकर के खड़े रहते थे और कवि होने के नाते, चिंतक होने के नाते देश भर में उनके कवि सम्मेलनों को सुनने के लिए देश की युवा पीढ़ी घंटों तक इंतजार करती है। ऐसा मां सरस्वती की पूजा में लगा हुआ इंसान कल उसने कह दिया, जब दर्द काफी हुआ होगा तब उसने मुंह खोला होगा, और कल जब उसने कहा है, उन्हीं के साथी ने जो आरोप लगाया है वो बहुत खतरनाक है दोस्तों, बहुत खतरनाक। कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी को शुरू किया, मगर उनके आरोप के बारे में केजरीवाल जी एक शब्द नहीं कह पा रहे हैं। क्यों? जवाब देना चाहिए, और लंबा जवाब नहीं केजरीवाल जी, सीधा जवाब, हां या ना। क्या कुमार विश्वास सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? केजरीवाल और कुमार विश्वास में शुरू जुबानी जंग के बीच खबर है कि कुमार विश्वास की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय उनकी सुरक्षा को लेकर समीक्षा कर रहा है, तो वहीं पूरे सियासी विवाद की लपेटे में पंजाब के अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी डीपीएस खरबंदा भी आ गए। उन पर आरोप है कि उन्होंने राजनीतिक दलों और मीडिया घरानों को कुमार विश्वास के बयान का वीडियो क्लिप नहीं चलाने के लिए आदेश जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में 22% क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं। चौथे चरण में 27% प्रत्याशी आपराधिक छवि के हैं और पंजाब में 25% उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस है। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं, अपराध और राजनीति के यही घालमेल दूसरे देश के प्रधानमंत्री को हमारे ऊपर सवाल उठाने का मौका देते हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने हमारे दागी सांसदों को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया जिस पर भारत सरकार सख्त हो गई। सिंगापुर के राजदूत को तलब कर लिया गया है। While Nehru's India has become one where, according to media reports, almost half the MPs in the Lok Sabha have criminal charges pending against them, including charges of rape and murder. सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग के इसी बयान के बाद भारत ने सख्त रुख दिखाया है।
विदेश मंत्रालय ने सिंगापुर के राजनयिक तक को तलब कर लिया और भारतीय सांसदों के बारे में की गई टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की। दरअसल सिंगापुर की संसद में लोकतंत्र में सरकार के कामकाज पर चर्चा हो रही थी, जिसमें सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन सुंग ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया और इस दौरान उन्होंने कहा, While Nehru's India has become one where, according to media reports, almost half the MPs in the Lok Sabha have criminal charges pending against them, including charges of rape and murder. Though it is also said that many of these allegations are politically motivated. सिंगापुर की संसद में दिए गए इसी बयान पर भारत सरकार ने सिंगापुर के राजदूत को तलब किया तो कांग्रेसी सांसद इस पर भी भड़क गए। शशि थरूर ने भारत सरकार की कार्रवाई पर ऐतराज जताया। उन्होंने ट्वीट किया, ये विदेश मंत्रालय को शोभा नहीं देता कि वे सिंगापुर जैसे मित्र देश के प्रधानमंत्री की ओर से वहां की संसद में की गई टिप्पणी के लिए राजदूत को तलब करें। प्रधानमंत्री ली एक सामान्य टिप्पणी कह रहे थे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री के बयान पर भारत सरकार ने भले ही सख्त रुख अपनाया हो, लेकिन संसद और विधानसभा में दागी नेताओं की संख्या अच्छी खासी है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश सबसे अहम सूबा है क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर 7 चरणों में वोटिंग होगी। ऐसे में ADR की रिपोर्ट पर नजर डालें तो पता चलता है कि तीसरे और चौथे चरण में काफी संख्या में दागी उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। यूपी चुनाव में दागी उम्मीदवारों की भरमार। तीसरे चरण में 623 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। 135 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले, 103 प्रत्याशियों पर रेप और हत्या जैसे गंभीर मामले, एसपी के 21 और बीजेपी के 20 प्रत्याशियों पर क्रिमिनल केस। चौथे चरण में 624 उम्मीदवार चुनावी समर में कूदे। 167 प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज, 129 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले। कांग्रेस के 31 उम्मीदवारों के खिलाफ क्रिमिनल मामले, जबकि एसपी के 30, बीएसपी के 26 और बीजेपी के 23 प्रत्याशियों पर केस। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।